हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए महा ट्रांसको के लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का ही पार्ट नंबर 44 लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैंने लगभग आपको 43 सेशन दिए हुए जो कि आपके महा ट्रांसको से रिलेटेड है। तो जिन्होंने ये सभी सेशन नहीं देखे रहेंगे तो आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप ये सेशन देख रहे हो वहाँ पर आपको इसके प्रीवियस सभी सेशन मिल जाएंगे। अगर उस पूरी प्रीवियस सभी सेशन को आपको चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जो कि है सिलेक्शन सीरीज। तो ये डेफिनेटली आपके महा ट्रांसको के लिए सिलेक्शन लाने में हेल्प करेगी, राइट ना? यस। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको पता रहेगा कि भाई आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट ना? यस, दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइज क्रैक की हुई 2018, 19 एंड 20। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड, एंड आई एम ए गोल्ड एज वेल एज सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर, राइट? एंड करंटली आई एम वर्किंग सॉरी एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको। और अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। और आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पावर सिस्टम से रिलेटेड, और पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी एमसीक्यूज आप तभी समझ सकते हो आज के सेशन के, अगर आपने इससे प्रीवियसली अगर जो मैंने थ्योरी सेशन लिया है मतलब सेशन डे नंबर 20 42 एंड 43 में जो चीज़ें मैंने कवर अप की है उसी से रिलेटेड ये सभी सेशन है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो सेशन नहीं देखे रहेंगे तो काइंडली उन सभी सेशन को देख लेना, मतलब प्रीवियस टू तो सेशन एटलीस्ट, सो दैट आपको डे 44 समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी, राइट ना? यस। सो आपका ज्यादा समय बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा क्या है, राइट ना? यस। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो पढ़ाक से रीड कर लेना कि क्वेश्चन है क्या। देखो क्या बोला है, द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन इज मिनिमम व्हेन। लाइन का इंडक्टेंस पूछा है तो वो कब आपके पास मिनिमम हो सकता है। तो ऑप्शन बहुत सारे दिए गए, जब आपके पास जीएमडी हाई रहेगा, जीएमआर हाई रहेगा, वो जीएमडी एंड जीएमआर हाई, और उन्होंने बोला कि जीएमडी लो एंड आपके पास इंडक्ट जीएमआर आपके पास हाई रहेगा, तब आपके पास लाइन इंडक्टेंस लो रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर बेटा आपको कभी भी सॉल्व करने हैं ना, तो जो चीजें आपको बोली है कि भाई ये कब कम रहेगा, हाई रहेगा, तो तब आपके पास उसका फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 × 10⁻⁷ इंटू लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग होता है, याद रखना। यहाँ पर होता है बेटा आपके पास जी एम डी अपॉन जी एम आर। ये सभी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उन्होंने आपको क्या पूछा है, तो उन्होंने बच्चा आपको ये पूछा है कि आप चाहते हो कि आपका इंडक्टेंस कम हो। यस, लाइन का इंडक्टेंस कम हो। तो ये लाइन का इंडक्टेंस अगर आप देख रहे हो तो आप अगर ध्यान से देखोगे, ये लॉगरिथमिक सभी चीजें छोड़ दो, तो आप क्या बोलोगे, सर लाइन इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम डी एंड सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी एम आर। और याद रखना ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी एम डी अपॉन इसी को हम बोलते हैं बच्चा सेल्फ जीएमडी भी बोलते हैं, जीएमआर को हम सेल्फ जीएमडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। यस ना, सेल्फ जीएमडी जीएमआर इज आल्सो नोन एज सेल्फ जीएमडी। तो अगर मैं एल को घटाना चाहता हूँ तो आप क्या बोलोगे, सर जीएमडी को मुझे बढ़ा सॉरी घटाना पड़ेगा भाई, जीएमडी मुझे घटाना पड़ेगा, जीएमआर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जीएमडी मुझे घटाना पड़ेगा एंड सेल्फ जीएमडी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट मेरे पास यल घटेगा। यस। तो इस हिसाब से मुझे बताओ भाई आपका आंसर क्या रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान आसान आते हैं। तो आप बोलोगे सर जीएमडी को घटा एंड जीएमआर को बढ़ा दो, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखना क्या बोला गया है। यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि क्या बोलो, देखो, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग लाइन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में इस वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने पूछा है, प्राइमरली बेस, प्राइमरी बेसिस पर हम किसके ऊपर हम ट्रांसमिशन लाइन को क्या बोलते हैं भाई, क्लासिफाई करते हैं कि शॉर्ट सॉरी
ट्रांसमिशन लाइन हमारी लॉन्ग है, शॉर्ट है कि मीडियम है। तो प्राइमरली बेसिस पर हम बच्चा, मैंने कल के सेशन में बोला था कि अगर आप प्राइमरली देखोगे तो मतलब एक ऊपर ऊपर से अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हो तो इसका मतलब यही ना, प्राइमरली मतलब ऊपर ऊपर से। तो प्राइमरली बेसिस पर अगर लाइन को आप क्लासिफाई करना चाहते हो तो वो होता है बेटा आपके पास फिजिकल लेंथ। ओके, याद रखना, फिजिकल लेंथ के ऊपर आप लाइन को क्लासिफाई करते हो। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपके पास लाइन की लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर होती है, लेस देन 80, नहीं चलो मैं लिख के ही देता हूँ, ये कल चीजें मैंने पढ़ाई हुई बट क्या ही मैं इसको फिर से दोबारा करते बैठूं, राइट ना। अगर लेंथ आपके पास लेस देन 80 किलोमीटर रहेगी बच्चा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। यस, कल ही मैंने बताया था। जब हमारी लेंथ लाइज करेगी कितने से सर, 200 किलोमीटर से छूटू, एंड सर 80 किलोमीटर के बराबर या तो 80 किलोमीटर के बराबर मतलब बड़ी रहेगी, तो उसे हम बोलते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ये सभी चीजें हम कल देख चुके हैं बेटा। यस, मतलब प्रीवियस सेशन में, कल मतलब कल तो मैंने सेशन नहीं लिया था बट प्रीवियस सेशन में ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एंड यल अगर आपके पास बड़ा होता है या तो आपके पास बराबर होता है 200 किलोमीटर से, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। यस ना, यस। और यहाँ पर इसके इन सभी अगर सबको चलो क्लासिफिकेशन भी हो चुका है, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो उसके लिए जो रिलेज पूछे जाते हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो रिलेज आपके पास पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बोली थी क्या, आई एम अ ड्रिंक आर एस इन एम एल। ये सब चीजें मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ बेटा, आई एम ड्रिंक आर एस इन यम यल। इसमें मैंने बोला था आई एम मतलब आई स्टैंड्स फॉर इम्पीडेंस रिले, यम स्टैंड्स फॉर मीडियम, राइट ना। तो ये मैंने यहाँ पर बता देता हूँ, चलो। ये इम्पीडेंस रिले होता है बेटा, इम्पीडेंस रिले। एंड यम स्टैंड्स फॉर किसके लिए होता है बेटा, ये मीडियम के लिए होता है, राइट ना। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इम्पीडेंस रिले याद रखना, इन सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आर एस से क्या याद रखना है आपको, तो ये ट्रिक मैंने दी है, तो आर स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, राइट ना। एंड यस से हम क्या बोलते हैं, यस से हम ये बोलेंगे सर, यस से हम ये बोलेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और लास्ट में ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने बताया था, यस, यहाँ पर मैंने क्या चीज बताई थी बेटा, सो यम स्टैंड्स फॉर मोहो रिले, मोहो रिले, और यल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ऐसे आपको पढ़ाई करनी, मतलब लेंथ भी पता चल गई आपके पास, देन आपको कौन से रिलेज यूज करते हैं ये भी पता चल चुका है, राइट ना। अब सपोज आपको किलोमीटर ना दिया जाए तो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी जाएंगी, वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी, सपोज 50 किलो हर्ट्स अगर आप लोगे, सॉरी 50 हर्ट्स, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, तो इसको भी आप क्लासीफाई कर सकते थे ना। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 80 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, आप बोलोगे सर ये 400 आ जाएगा। मतलब आप फ्रीक्वेंसी भी ले रहे हो एंड देन आपके पास लेंथ भी ले रहे हो, तो इस हिसाब से आप ये वाला नंबर यूज कर सकते थे। देन ये वाला नंबर यहाँ पर देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग किसके बीच में जा रहा था रे, तो आप बोलोगे सर ये 4000। यस ना, करेक्ट है ना, 4000 बहुत ज्यादा हो गया, यस 4000। एंड देन ये किसके बराबर जा रहा था बेटा, ये 10,000 के बराबर जाता है। यस ना, यस। और ये भी 10,000 के बराबर। तो आप देख सकते हो कि अगर जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी जाएंगी तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी देने पर आपके पास फिजिकल लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट इसके बीच में आना चाहिए। यस, गेटिंग माय पॉइंट। यस, जो फ्रीक्वेंसी एंड आपके पास फिजिकल लेंथ दिया जाता है उसका भी प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। देखो क्वेश्चन तो एक ही है, बहुत आसान है, कोई इसका आंसर देके आगे निकल जाएगा, कुछ भी नहीं था। बट इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की, और जो बच्चे मुझे हमेशा पूछते सर इसका आंसर सर वेवलेंथ भी है, तो सर क्या इसका आंसर सर बी एंड सी भी हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ बेटा उन्होंने प्राइमरी बेसिस पर पूछा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ा करो, प्राइमरी बेसिस मतलब ऊपर ऊपर से। यस, चलो। तो नेक्स्ट थिंग कि आपको आपको क्या चीजें पूछी गई है, यहाँ पर क्या बोला गया, the bundle conductors are mainly used in a extra high voltage overhead transmission line। बंडल कंडक्टर हम ओवरहेड ट्रांस एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज कर लेते हैं, तो इसके मैंने बहुत सारे आपको एडवांटेजेस बोल रहे थे, आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो उसमें से बच्चा मैंने
ये चीज बोली थी कि टू रिड्यूस द कोरोना कोरोना लॉसेस हम उससे रिड्यूस कर लेते हैं। और मैंने बोला था भी जब मैं कोरोना टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हैं तो उससे कोरोना रिड्यूस होता है। तो ये चीजें मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाई है, बट बिल्कुल आप याद रख सकते हो बेटा, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें रिलेट कराने के लिए आपको कोरोना पूरा आना चाहिए। यस, तो इसलिए मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस याद रखना कि बंडल कंडक्टर अगर जब हम यूज कर लेते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बच्चा, तो कोरोना लॉस हमारा रिड्यूस हो जाता है। और ये एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर मैंने थ्योरी सेशन में आपको पढ़ाया हुआ। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हो तो जो कैरियर लाइन कम्युनिकेशन जो होता है आपके पास, यस, तो ये भी आपके पास बच्चा कम हो जाता है। यस ना, यस, हेल्प इन कैरियर लाइन कम्युनिकेशन। तो इसमें इसमें भी आपके पास बंडल बंडल कंडक्टर आप यूज कर लेते हो। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला गया है, द ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर होता क्या है? तो बेसिकली बेटा ट्रांसपोजिशन क्या होता है, तो ट्रांसपोजिशन मतलब आपके पास ये सपोज आर वाई बी कंडक्टर है ना, तो आप क्या करते हो पता है? तो इन्हीं आर वाई बी को मैं सपोज तीन टुकड़ों में बांटता हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। तो ट्रांसपोजिशन हम क्या करते हैं, बेसिकली ये वाले कंडक्टर को हम यहाँ पर लेके जाते हैं, देन ये वाले कंडक्टर को हम यहाँ पर लेके जाएंगे। एंड ये मतलब आर वाई बी को हम इस तरीके से लेके जाते हैं। एंड अरे 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 कुछ गलत कर दिया शायद से मैंने, यस, इसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे सीधा सीधा यहाँ पर, इसको यहाँ पर इस तरीके से लिया जाता है। एंड हम इस तरीके से ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो लेट्स यूज द डिफरेंट डिफरेंट कलर लाइक दिस। एंड इसको भी हम इस तरीके से लेके जाएंगे। एंड यहाँ मैं कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यूज द ब्लैक वन लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ये आर वाई बी फेस सीक्वेंस है ना, यहाँ पर आर वाई बी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये आर होगा, ये बी होगा बेटा, एंड ये वाई होगा। और यहाँ पर आपके पास क्या सीक्वेंस आएगा जी, देखना, ये वाई, देन आपके पास ये आर होगा, देन ये बी होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर लेते हैं बेसिकली कंडक्टर की। यस, तो ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं, हम कंडक्टर की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जब हम कंडक्टर की पोजीशन चेंज कर लेते हैं ना, तो इससे आपके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडक्टेंस कम होता है बेटा लाइन का। यस, तो ये पेड कोर्सेज में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट ये टॉपिक मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया हुआ कि ट्रांसपोजिशन करने से आपके पास इंडक्टेंस कैसे कम होता है। ये चीज मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझा देता था। देखो देखो, जो आपके पास इंडक्टेंस होता था ना, मैंने क्या लिखा था बेटा, फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय करंट ना। यस, तो ये इंडक्टेंस अगर मैं कम कराना चाहता हूँ तो यहाँ पर इंडक्टेंस कैसे कम हो सकता है, तो अगर मैं कंडक्टर की पोजीशन कंटिन्यू मतलब चेंज करते रहूंगा, तो जो फ्लक्स, ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे अच्छे से, तो जो बीच वाला कंडक्टर है, सपोज वाट एवर इस पहले वाले सेक्शन में बीच वाला कंडक्टर रहेगा, तो देखो बी के ऊपर, बी का भी उसके ऊपर फ्लक्स लिंक करेगा, इवन दो आर का भी उसके ऊपर फ्लक्स लिंक करेगा। तो अल्टीमेटली वाई कंडक्टर के ऊपर, बीच वाला जो कंडक्टर है वाई फेज जो है, वाई फेज के ऊपर ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, तो वाई फेज का इंडक्टेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू आर एंड बी। यस, तो आर एंड बी के हिसाब से यहाँ पर वाई कंडक्टर का रहेगा। अगर ये कंटिन्यूसली ये ऐसे ही लाइन होती आर वाई बी, तो ओवरऑल आपके पास यल फेज का मतलब सॉरी वाई फेज का इंडक्टेंस आपको ज्यादा देखने को मिलता। तो ये चीजें ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसलिए हम एक मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, कंडक्टर की पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, सो दैट देखना कि बी वाई की जगह पर आपके पास यहाँ पर बी आ चुका है, तो इस वाले आर के आगे वाले सेक्शन में यल का इंडक्टेंस बढ़ेगा, देन आपके पास आगे वाले सेक्शन में आर का इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो इससे होगा क्या कि जो फ्लक्स लिंकेज है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कभी आर के ऊपर, कभी वाई के ऊपर, कभी बी के ऊपर। तो ये जो इंडक्टेंस है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे इसका अगर मैं एवरेज अगर इंडक्टेंस निकालता हूँ ना, तो अल्टीमेटली वो जीरो हो जाता है। ये सब चीजें तो बहुत डिटेल की बात है, बट याद रखना कि अगर हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, तो ट्रांसपोजिशन करने से बेटा ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस घट जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, आपके पास एक एडवांटेज होता है, जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस होता है ना, टेली कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेलीकम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस वो भी आपके पास कम होता है। मतलब इस ट्रांसमिशन लाइन के अगर सपोज आजू बाजू में कोई एक टेलीफोनिक लाइन है,
तो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली इसके ऊपर भी फ्लक्स लिंक होने से इसका भी मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास इफेक्ट आ सकता है ना। तो ये इफेक्ट आपके पास कम होगा जब हम कंडक्टर की पोजीशन भी मतलब कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं। तो इसको पूरा डिटेल में मत मैं समझाते नहीं बैठूंगा, बट ये भी समझ लो कि टेली कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस भी आपके पास ट्रांसपोजिशन ऑफ द कंडक्टर करने से कम हो जाता है, या फिर आप बोलोगे घट जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन ऊपर मतलब समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन बच्चा बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन में। यस, क्या बोला है, कंसिडर द सिंगल लाइन डायग्राम शो इन द फिगर इफ द बेस वोल्टेज इज सेलेक्टेड ऑन द जनरेटर टर्मिनल। जनरेटर टर्मिनल पर आपके पास ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, बेस वोल्टेज आपके पास कितना है, 10 किलो वोल्ट है जनरेटर टर्मिनल पर। तो उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द बेस वोल्टेज इन अ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये यहाँ पर ये ध्यान से देखना, ये बेस वोल्टेज है, लेट मी कॉल दिस इज माय बेस B1। और उन्होंने बोला है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ना बच्चा, यहाँ पर आपके पास बेस वोल्टेज क्या रहेगा, मतलब VB2 की वैल्यू सपोज आपको पूछी हुई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी दिमाग मत लगाओ, यहाँ पर बच्चा आपके पास ट्रांसफॉर्मर है। लेट्स सी। अब अगर आप देखोगे तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में 11 किलो वोल्ट है एंड सेकेंडरी साइड में 132 किलो वोल्ट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सर जनरेटर 11 किलो वोल्ट में मतलब जनरेटर का बेस जो वोल्टेज मतलब VB1 कौन से साइड पर है, ध्यान से चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो ऐसा समझो कि जो बेस वोल्टेज है VB1 उस समय जनरेटर में आपके अल्टरनेट क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, ट्रांसफार्मर का कितना वोल्टेज लेवल है, तो आप बोलोगे सर 11 किलो वोल्ट। यस, एंड जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है मतलब सपोज उसके ऊपर जो मेरे पास बेस वोल्टेज रहने वाला है वहां पर वोल्टेज कितना है भाई ट्रांसफार्मर का, तो आप बोलोगे सर 132 किलो वोल्ट है, राइट ना। तो मुझे बताओ भाई इसकी ही वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 10 किलो वोल्ट, राइट ना। तो आपको बेसिकली VB2 ही पूछा है, तो क्या मैं इसका रेशियो नहीं ले सकता इस तरीके से, मतलब 10 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर की 11 केवी पर है, 10 किलो वोल्ट जो बेस वोल्टेज वो ट्रांसफार्मर की 11 केवी पर है बच्चा। तो वैसे ही उन्होंने पूछा है कि ट्रांसफार्मर के 132 साइड पर कितना बेस वोल्टेज रहेगा। तो ये तो बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन ना, मतलब VB1 डिवाइड बाय हम VB2 कर सकते हैं, डिवाइड बाय हम 11 किलो वोल्ट डिवाइड बाय हम 132 किलो वोल्ट कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर VB2 चाहिए, तो आप क्या करोगे सर 132, अब किलो किलो तो भाई काट दो ना इसको, कोई जरूरत है कि 132 डिवाइड बाय आप क्या करोगे, राइट, 132 डिवाइड बाय 11 और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो सर VB1 से। तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे रखा है। तो आप क्या करोगे 132 डिवाइड बाई 11 और मल्टीप्लाई बाय आप 10 करोगे। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यस, कितना आएगा भाई इसका आंसर, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आना चाहिए 120, जितना मुझे दिख रहा है। देखो मैं बिना कैलसी के भी कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया पता है। देखो 11 पर 11 साइड में 10 का वोल्टेज था, तो मतलब 11 से कम ही वोल्टेज था और बहुत कम डिफरेंस है। समझने की कोशिश करना, इसका आंसर मैंने 120 कैसे भी निकाला, बिना कैलसी के 120 कैसे निकाला। देखो अ, जहां पर 11 वोल्ट है भाई ट्रांसफार्मर का, उससे थोड़ा सा ही कम यहाँ पर बेस वोल्टेज है, मतलब 10 है, वन वन के मतलब 1000 वोल्ट ही कम है। तो उस हिसाब से आप 132 किलो वोल्ट के वोल्टेज लाइन पर जा रहे हो, या फिर मैं बोलूंगा साइड पर जा रहे हो ट्रांसफार्मर से, तो इससे थोड़ा सा ही कम वाला वोल्टेज आपको मिलेगा ना। तो इससे थोड़ा सा 125 हो सकता है, 124 हो सकता है, या तो आप देख सकते हो ऑप्शन में आपके पास 120 मिल रहा है। तो बिना कैलसी के भी केसेस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर 132 की जा साइड पे आपके पास एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, और वो ही सर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब इतना प्यारा क्वेश्चन अगर किसी ने आपको इतने आसानी से समझाया होगा तो फिर बता देना। यस, यस बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 120 किलो वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, ध्यान से देखो। द इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज टू वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज किलोमीटर डबल्ड देन दी। अब उसके पास क्या होगा भाई, क्या होगा, इंडक्टेंस आपको डबल करना है, ऐसा उन्होंने बोला। कुछ नहीं, इन्होंने बोला है सिंगल फेज टू वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन है भाई, पहले इंडक्टेंस सपोज उसका यल है, ध्यान से देखना। देन उन्होंने बोला है कि आपको ये करना है दुगना, दुगना करना है। तब आपको लाइन में क्या छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी,
तो अब जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा। लाइन में हम एक ही क्या कर सकते हैं सर, छेड़छाड़ी करनी है सर, तो हमें यल का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यल बेसिकली। यस, तो यल का फॉर्मूला क्या है बच्चा, तो यल का फॉर्मूला बोलोगे सर, यल इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ln इंटू जी एम डी अपॉन जी एम आर होता है बच्चा। यस, या फिर आप सेल्फ जी एम डी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जी एम आर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻10, सॉरी 10⁻⁻7 एल एन जी एम डी मतलब क्या, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पर आर डैश होता है। एंड ऑल ऑफ यू नो कि आर डैश क्या है आपके पास, तो 0.7788 इंटू आर होता है। यस, हाँ या ना, यस, ये आपको पता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नंबर है बेटा, इसलिए मैं हर बार लिखता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो, तो अगर मुझे यल बढ़ाना है, अगर मुझे यल बढ़ाना है तो यल कैसे बढ़ेगा, तो उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। तो मुझे एक चीज बताना, आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉगरिथमिक का, अभी नेचुरल लॉग के लिए भी लगता है, नॉर्मल लॉग के लिए भी लगता है। तो m⁻n अगर इस तरीके का फॉर्मूला होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम उसमें देखना ये जो पावर वाला नंबर होता है इसको हम आगे लेके आते हैं। यस ना, बचपन में पढ़ी हुई चीजें हैं। यस, इसको अगर सपोज मैं y इज इक्वल टू लिखो, तो ये y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n इंटू लॉग ऑफ यम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बता। यस, लिख सकता हूँ ना। यस, मतलब अगर सपोज मैं लॉग का पावर n कर दूं तो ये पावर वाली चीज लॉग के आगे आ जाती है। वैसे नेचुरल लॉग के लिए भी वही चीज पड़ेगी, मतलब आ जाएगी। देन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला कि भाई इंडक्टेंस को डबल करना है, मतलब बेसिकली आपको ये बोलने की कोशिश की है उन्होंने कि ये जो फॉर्मूला है ना, इंडक्टेंस को डबल करने से क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 10⁻⁷ एल एन, यहाँ पर आ जाएगा भाई डी, और यहाँ पर आ जाएगा आर डैश, ऐसा ही चाहिए उनको। सो दैट ये 2 × 2 आपके पास 4 हो जाएगा, 10⁻⁷ एल एन इंटू डी डिवाइड बाय आर डैश हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में बेसिकली अब ये 2 अगर मैं इधर लेके जाता, ध्यान से देखना, अब ये 2 अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश करना बच्चा, ये वाला 2 अगर ऊपर से इधर लेके जाता तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता था, 2 × 10⁻⁷ एल एन इंटू, तो आप बोले सर डी स्क्वायर अपॉन आर डैश का हो जाता स्क्वायर, ऐसा हो जाता कि नहीं जाता। अब या फिर मैं ऐसा बोल सकता था कि सर दोनों का स्क्वायर। यस, एक साथ में मैं दोनों का स्क्वायर कर सकता था। यस, तो दोनों का स्क्वायर मतलब अगर सपोज मैं आर डैश को 2 मिनट के लिए अगर टाटा बाय बाय कर दूं, 2 मिनट के लिए टाटा बाय बाय कर दूं, तो 10⁻⁷ एल एन इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश और उसका स्क्वायर, ऐसा कर दूं सपोज। तो मैंने क्या किया बेसिकली, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, ये डबल कब हो सकता है, जब हमारे पास जो डी है सर उसका स्क्वायर हो जाएगा। पर डी मतलब क्या, तो डी क्या होता है हमारे लिए, तो डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज एज स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। ओरिजिनल डिस्टेंस का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये 2 इधर आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई होके सर ये 4 बना देगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको डिस्टेंस दुगना करना पड़ेगा, या फिर दुगना नहीं भाई सॉरी, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों के डिस्टेंस का। सो दैट आपके पास क्या बन जाएगा भाई, इंडक्टेंस डबल हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने बेटा इस समय इसको निग्लेक्ट किया है, याद रखना, इसको निग्लेक्ट किया हुआ है। दैट्स वाई इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। यस, तो ये ईएससी वाला क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसा ही मतलब समझ मत लेना कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचते हो सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता बेटा, ईच एंड एवरीथिंग इज इजी, ईच एंड एवरीथिंग इज इजी। ओके फाइन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है क्या क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि बताओ बंडल कंडक्टर्स इन अ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है भाई बंडल कंडक्टर। तो आपने अगर मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा तो मैंने आपको बहुत सारे एडवांटेजेस दिए थे बंडल कंडक्टर के, बहुत सारे एडवांटेजेस दिए थे, जिसमें से मैंने बोला था कि रिड्यूस द वोल्टेज ग्रेडियंस भी होता है। यस बच्चा, वोल्टेज ग्रेडियंट भी आपके पास कम होता है किससे, बंडल कंडक्टर यूज करने से। तो ये तो बेसिक चीज है बच्चा, बहुत ज्यादा बेसिक्स। इफ यू नो द एडवांटेजेस ऑफ द बंडल कंडक्टर यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट ना। यस, तो जिन्होंने, इसलिए मैं बोलता हूँ जिन्होंने अगर हमारा 43 वाला सेशन नहीं देखा रहेगा ना बच्चा, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट जा रहे होंगे। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर नहीं देखा है 42 वाला सेशन, सॉरी 43 वाला सेशन,
तो अभी भी आपके पास समय है, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू रिवाइज दी और सॉरी टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि अगर मुझे यही सब चीजें यहाँ पर भी लिखनी रहेंगी तो उस थेरी सेशन का कुछ मतलब है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गेटिंग? यस। चलो, तो ठीक है, हम देख लेते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पर बोला गया है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, द इफेक्ट ऑफ capacitance can be neglected when the length of the line is less than 80 किलोमीटर। पढ़ते ही बोल दोगे क्यों? क्योंकि सर हम ना ध्यान से सुनना बच्चा, हम ना सर यल जो है दो तरीके के ट्रांसमिशन लाइन में ही कंसीडर करते हैं। एक होता है हमारे पास मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, राइट, आपको अगर पता रहेगा तो। और एक होता है बेटा आपके पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, राइट ना। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है, फिजिकल लेंथ, वो सर मोर देन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 किलोमीटर होती है सर। क्या लेंथ? क्या बच्चा? लेंथ की बात कर रहे हैं हम। एंड ग्रेटर देन लेंथ, यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चा, यहाँ पर लिख लेते हैं यल को, ठीक है, लेंथ। एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो आपके पास 80 किलोमीटर के बराबर, 80 किलोमीटर के बराबर, किलोमीटर के बराबर, या तो आपके पास 200 किलोमीटर से छोटी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो यहाँ पर इंडक्टेंस को कंसीडर किया जाता है इन दोनों केस में। वी कंसीडर इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इन ट्रांसमिशन लाइन, यस। बट हम कैपेसिटेंस को कब निगलेक्ट करते हैं बेटा? इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कब होती है हमारे पास? जब लेंथ आपके पास 80 किलोमीटर से छोटी रहेंगी। तो इसीलिए मैंने देखते ही इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाया था वो था ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा सा, नन्हा सा, प्यारा सा क्वेश्चन। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस एवरीवन, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? यस। चलो, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, और इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्या बोला है? एडवांटेजेस ऑफ डबल सर्क्यूट थ्री फेज लाइन। डबल सर्क्यूट हम क्यों यूज कर लेते हैं थ्री फेज सर्क्यूट में? तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय द डबल सर्क्यूट। तो मैं पूरा टावर के हिसाब से नहीं बताऊंगा, आपको एक सिस्टम के हिसाब से बताऊंगा। और एक्चुअली टावर अगर यहाँ पर मैंने रखे नहीं, रखने चाहिए थे बेसिकली, बट ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव द लोड ओवर हियर। तो लोड का सिंबल पावर सिस्टम में कुछ इस तरीके से होता है। एंड दिस इज माई वन ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज माई अनदर ट्रांसमिशन लाइन। दो ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पर। तो ये एक ट्रांसमिशन लाइन वन है सपोज, और ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन टू है। एंड व्हाट इज दिस? तो आप बोलोगे ये जनरेटर। ध्यान से सुनना अभी। अब क्या बोलोगे सर? इस ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस सपोज एक्सएल है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्स है सपोज, और इसका भी ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस एक्स है फॉर एग्जाम्पल। तो ये दोनों सर्क्यूट कैसे बच्चा? तो आप बोलोगे सर पैरेलल में। तो इफेक्टिव अगर मैं सर्क्यूट बनाने की कोशिश करूंगा, इफेक्टिव इस ट्रांसमिशन लाइन वाले सर्क्यूट का इफेक्टिव अगर मैं डायग्राम बना दूं, तो क्या नहीं से सर यहाँ पर हमारे पास लोड होगा इफेक्टिव, मैं बता रहा हूँ इफेक्टिव। और यहाँ पर मैं उस ट्रांसमिशन लाइन का इफेक्टिव रिएक्टेंस लूंगा, तो इक्वल रिएक्टेंस है ना बच्चा। तो इसका एक्स इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? तो सर x/2 बोलोगे आप। गेटिंग? तो इसको हम x इस तरीके से लिखेंगे सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये x/2 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ सर दिस इज माई x/2। अब ध्यान से सुनना और प्यार से समझना। यस, x/2 है और ये जनरेटर है। ये डबल सर्किट लाइन का मतलब यहाँ पर सर्किट नंबर वन होता है बेटा। इसको हम टेक्निकल भाषा में हम इसको सर्किट वन बोलते हैं। जब आप ट्रांसमिशन में आ जाओगे ना तो आपको ये चीजें गो थ्रू हो जाएगी, तो इसको बोला जाता है सर्किट टू। अब सर्किट वन सर्किट टू का मतलब मैं आपको थोड़ा सा प्यार से समझा देता हूँ, देन इसको समझाऊंगा। देखो, आपने इस तरीके से टावर देखे रहेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। यस, यस। चलो, एंड देन आपने ऐसी भी चीजें देखी रहेंगी। यहाँ पर एक कंडक्टर होता है। यस, देन यहाँ पर एक कंडक्टर होता है। इसी तरीके से सपोज मैं बताने की कोशिश कर रहा, एंड यहाँ पर आपके साथ सपोज इस तरीके से कंडक्टर होता है। यस, ये आर वाई भी इधर से जाते हैं।
मतलब सेम कंडक्टर, दिस इज माई सपोज आर, दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई बी, और इसी तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आर, ये वाई एंड बी। तो इधर से देखना, ये बच्चा इधर से एक सर्किट है, सॉरी इधर से एक आर वाई बी है, इधर से एक आर वाई बी है, तो यहाँ पर बेसिकली एक ही टावर के थ्रू हम दो तरीके के फेजेस पास करें, आर वाई बी एक फेज और इधर का एक फेज, तो इसको बोलते हैं हम सर्किट वन। यस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये सर्किट वन है और ये सर्किट टू है, और या फिर अब मैं बोल सकता हूँ ये ट्रांसमिशन लाइन वन है और ये ट्रांसमिशन लाइन टू है। तो इसको बोला जाता है हमारे महाट्रांसको की भाषा में डबल सर्किट लाइन। क्या बोला जाता है? डबल सर्किट लाइन। दो ट्रांसमिशन लाइन रहती है, तो उसमें एक सर्किट यहाँ पर, एक सर्किट यहाँ पर, तो इसका ओवरऑल अगर सपोज रिएक्टेंस देखोगे तो ये इसका एक्स है, इसका एक्स है, तो ओवरऑल मिलेगा x/2, क्योंकि सेम लाइन पर जाएगी ना ये सर्किट, इसको बोला जाता है डबल सर्किट लाइन। तो x आधा हो जाएगा। अब जब x आधा हो जाएगा तो क्या क्या चीजें रहेंगी, तो ध्यान से देखना। जो आपको पता होगा कि पावर सिस्टम में एक पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर मैं पावर बताने की कोशिश करूँ तो आप क्या बोलोगे सर? सिस्टम का सेंडिंग एंड का वोल्टेज होगा, रिसीविंग एंड का, देन सिस्टम का रिएक्टेंस, राइट ना। यहाँ पर मैं इक्विवेलेंट लूंगा तो साइन ऑफ डेल्टा रहेगा, वॉट एवर। अब मुझे बताना, अगर सपोज अकेली अकेली हमारी एक लाइन रहती तो यहाँ पर x इक्विवेलेंट ही x ही होता। लिसन केयरफुली, एक लाइन रहती तो, बट जब मैं दो लाइन यूज कर लेता हूँ तो ये कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? जो आप ये बोलोगे सर, वी एस इंटू वी आर डिवाइड बाई ये x/2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो आप क्या बोलोगे? टू ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू वी एस वी आर डिवाइड बाय आप क्या कर लोगे? x इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो अगर आप देखोगे तो जो अकेली लाइन होती तो आपका ये फॉर्मूला होता बेटा। ध्यान से सुनना, बस एक लाइन रहती तो आप अगर डबल सर्किट लाइन ना यूज कर ले तो इतना ही फॉर्मूला रहता। तो ये आपके पास सपोज पीडी में बोलता, डबल सर्किट लाइन की पावर, यस पीडी। तो आप क्या बोलते हैं सर? डबल सर्किट लाइन की जो पावर रहेगी सर, वो 2 टाइम्स होगी सर, किससे सर? सिंगल सर्किट लाइन के, यस। तो इसका मतलब सर डबल सर्किट लाइन यूज करने से आपके पास ये चीज हो रही कि सर हम ज्यादा पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, हम ज्यादा पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, ज्यादा पावर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपके पास एडवांटेजेस हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पावर ट्रांसफर आपके पास बढ़ जाती है व्हेन यू आर यूजिंग द डबल सर्किट लाइन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे बताना कि अगर हम डबल सर्किट लाइन यूज कर लेते तो उससे होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसमिशन लाइन किसी रीजन वाइज बंद हो गई, टूट गई, किसी लाइन का मेंटेनेंस चल रहा है, सपोज इस सर्किट टू पर कोई दिक्कत आ रही है और यहाँ पर लाइन मेंटेनेंस चल रहा है, सपोज ये स्ट्रिंग टूट गई या फिर इंसुलेटर ब्रेक हो गए, तो हमने इसको बंद कर दिया, इस वाले सर्किट को बंद कर दिया, फिर भी आपके पास जो सप्लाई है इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, लोड के लिए पास? यस। तो इस तरीके से आपके पास रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मतलब डबल सर्किट लाइन में हमारे पास फायदा ये है सर कि हम ट्रांसमिशन लाइन का एक हिस्सा चालू कर सकते हैं और दूसरा हिस्सा बंद करके हम वहां पर मेंटेनेंस कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम ऐसे ही एचवीडीसी में भी मेंटेनेंस करते हैं बाई पोल, या फिर हम बोलते हैं ना कि पोल वन का मेंटेनेंस, पोल टू का मेंटेनेंस हम करते हैं, तब हम वैसा ही करते हैं, एक साइड को बंद रखते हैं, एक साइड को चालू रखते हैं, सो दैट रिलायबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। और जो हमारे पास बाईपोल मतलब दोनों के दोनों पोल हम बंद कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर एचवीएसी में सर्किट होता है, राइट ना। तो या जब डबल सर्किट लाइन यूज की जाती है तो हम एक ट्रांसमिशन लाइन को बंद करके दूसरे ट्रांसमिशन लाइन से भी पावर को पास कर सकते हैं, तो इससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? यस बेटा, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज समझ में आया कि आपके पास रिलायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि एक सर्किट आपके पास बढ़ जाएगा। देन यहाँ पर उन्होंने बोला है द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस पहले वाले इसमें बस एक्स था, तो डबल सर्किट लाइन यूज करने से हाफ हो रहा है, राइट ना, रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस हाफ हो रहा है मतलब अल्टीमेटली इंडक्टेंस भी तो हाफ ही होगा ना, क्यों? क्योंकि सर ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है वो 2πf इंटू एल है, तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल है, तो अगर ये हाफ हो रहा है भाई तो ये भी हाफ ही होगा, यल भी तो हाफ ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे समझ में आना चाहिए बेटा, यस। तो इसका आंसर आप बोल सकते हो टोटल लाइन ऑफ इंडक्टेंस रिड्यूस होगा सर, हाफ हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? क्योंकि मुझे बताना, ये पावर से हम तो स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं ना, तो आप ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पा रहे हो मतलब आप सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ा पा रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट?
तो अगर आप देखोगे तो P आपके पास देखोगे बेटा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X है कि नहीं है। तो अगर आपका ये घट रहा है तो आप क्या बोलोगे सर, P बढ़ेगा, और ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर रहे हो मतलब आप सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो अल्टीमेटली। तो आप बोल सकते हो इस सर्किट, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सर। डबल सर्किट लाइन यूज करने से हम रिलायबिलिटी भी बढ़ा लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस भी कम होता है सर, एंड देन सिस्टम की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है, सॉरी सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, उन्होंने बोला है द इंडक्टेंस ऑफ द बंडल कंडक्टर लाइज इन कंपैरिजन टू द इंडक्टेंस ऑफ द सिंगल लाइन विद वन कंडक्टर पर फेज। बंडल कंडक्टर यूज करने से आपके पास जो कंपैरिजन होगा सिंगल लाइन कंडक्टर यूज करने के बाद, मतलब ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। अल्टीमेटली उन्होंने ये बोला कि अगर हम सिंगल लाइन यूज कर ले इस तरीके से, इसी से ही अगर मैं सपोज आर फेज पास कर रहा हूँ, उसके बजाय अगर सपोज मैं, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, अगर हम इस तरीके का कंडक्टर यूज करें, सपोज एक कॉर्ड यूज करें, ये मैंने आपको चीजें पढ़ाई हुई है, चार का एक, सपोज मैं इस तरीके से एक कॉर्ड यूज कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं देखो मैं कुछ चीजें विजुअलाइज भी कराता हूँ सो दैट मैं चाहता हूँ कि बच्चा कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करे। ये आपने चार का कंडक्टर रखा, तो ये बेसिकली कंडक्टर ही है, तो ये अल्टीमेटली पूरा मिलके आपके पास आर फेज बन रहा है। यस, आर फेज बन रहा है। तो इससे आप जब हम इस तरीके से बंडल कंडक्टर बेटा, बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हैं ना, तो इसका जो GMR होता है वो घट जाता है। GMR आपके पास घट जाता है, याद रखना, ये मैंने न्यूमेरिकल से भी आपको पढ़ाया हुआ है। और एज कम्पेयर टू इसका जो GMR होगा, इसका जो GMR होगा वो ज़्यादा रहेगा, ध्यान से देखना। लेट मी कॉल दिस GMR नंबर सपोज 1 और GMR नंबर 2। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा जब आप सिंगल कंडक्टर यूज करोगे आर फेज के लिए तो उसका GMR आपके पास बड़ा रहेगा। GMR GMR नंबर 2 से, राइट ना। यस, मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया सर, आई एम सॉरी। GMR आपके पास अपोजिट घट नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा, आई एम सॉरी, घट नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा। यस, तो इसका GMR आपके पास, चलो इसको हम ऐसा लिख दें, सपोज इसको हम GMR GM2 बोलते हैं। तो क्या होगा पता है, इसका GMR आपके पास बढ़ जाएगा। यस, इसका GMR आपके पास बढ़ जाएगा, GMR2, और ये आपके पास, यहाँ पर मैंने साइन भी चेंज करने पड़ेंगे, और इसका आपके पास GMR आपके पास घट जाता है। तो इससे होगा क्या, मुझे बताना कि जो इंडक्टेंस का आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, 2 × 10⁻⁻⁷ एल एन ऑफ, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो GMD/GMR, राइट ना। तो मुझे बताना बंडल कंडक्टर यूज करने से आपके पास GMR बढ़ जाता है, तो बंडल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास वहां पर इंडक्टेंस कम होगा कि नहीं होगा, कब, जब आपके पास बंडल कंडक्टर रहेगा, फॉर बंडल्ड कंडक्टर। बट अगर मैं सेम थिंग आपको बोलूँ, सेम थिंग फॉर दी विच कंडक्टर, सेम थिंग्स फॉर दी विच कंडक्टर, तो आपके पास सिंगल कंडक्टर के लिए तो आप क्या बोलोगे सर, LN × GMD/GMR, अगर आप बोल रहे हो बच्चा, तो उसमें GMR ध्यान से देखना, तो GMR आपके पास पहले वाले इसमें कम है, इसमें कम रहेगा तो इसमें इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो सपोज लेट मी कॉल दिस G2 L2, और ये आप क्या बोलोगे L1 रहेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप ये बोल सकते हो सर जो बंडल कंडक्टर का L2 है सर, वो छोटू रहेगा सर सिंगल कंडक्टर के यल के हिसाब से। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या होगा रे बेटा, बताओ। तो इस हिसाब से जो मेरा आंसर रहेगा, तो आप बोलोगे सर अब हम सर इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो आप बोलोगे सर inductance of the bundle conductor in a line in comparison to the inductance of the line with the single conductor, तो आपके पास लेस होगा सर, इंडक्टेंस बंडल कंडक्टर का छोटू रहेगा सर सिंगल कंडक्टर यूज करने से। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही प्यार से और नजाकत से देख लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है उन्होंने, ये बोला है थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन यूजेस 2.22 सेंटीमीटर डायामीटर कंडक्टर, मतलब ये जो कंडक्टर यूज किया गया है, सपोज इनके जो
इसके जो डायामीटर है बेसिकली, इसके जो डायामीटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जो डायामीटर है दिस थिंग कहाँ पर है, यस, तो इसका जो डायामीटर है बेसिकली, तो वो आपको कितना देगा, 1.24 सेंटीमीटर। हाँ, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड दीज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर एज शोइंग फिगर ऑफ द 2 मीटर, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास 2 मीटर का रखा हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। देन उन्होंने बोला बताओ कि इंडक्टेंस आपके पास क्या रहेगा। तो इस तरीके के लिए मैंने बोला था, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बोला था, 2 × 10⁻⁷ एल एन इंटू दोनों तीनों के बीच का डिस्टेंस डी डिवाइड बाय आर डैश मैंने बोला था। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ है बेटा, पढ़ाया हुआ फॉर्मूला है, तो यही चीज आपको चाहिए। यस, ये आंसर क्या देगा आपके पास, यस, तो ये देगा आपके पास आंसर इंडक्टर हेनरी पर मीटर पर फेज आपके पास इसका यूनिट होगा, राइट ना, यस। तो ये फॉर्मूला आपको चाहिए, तो देखो डी तो पता है आपके पास, मतलब ये चीज तो आपको पता है जो कि आपके पास 2 मीटर है, बट ये आर डैश मैंने आपको बोला था ना बेटा, तो आर डैश की वैल्यू कितनी है, तो 0.7788 इंटू आर होता है। तो ये आर है क्या, सॉरी, तो ये जो आर डैश है बेटा, तो इसमें जो आर है, तो बेसिकली आर क्या है पता है, इस कंडक्टर का जो डायमीटर है उसका आधा रहेगा ना, मतलब 1.24 का आधा आपके पास आर डैश रहेगा, तो ये अगर सॉल्व कर लेते हो तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.62 सेंटीमीटर, यस। तो ये बस यहाँ पर ये सभी चीजें पुट कर लेना एंड तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ ln डी की वैल्यू देखना 2 है, आर डैश मतलब 0.7788, यस। एंड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा 0.62, और ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में था, याद रखना ये मीटर में था, तो दोनों मीटर मीटर में, नहीं तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तो ये सेंटीमीटर में, मैं सेंटीमीटर की चीजें मीटर में लूंगा, तो यहाँ पर 10⁻² से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस। तो इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपका आंसर देखो, मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रखा है सो दैट मैं आपका ज्यादा टाइम पास ना कर सकूं, तो इसका आंसर है 12 × 10⁻⁷ हेनरी, यस। आप इसको मीटर पर फेज भी कर सकते हो, यूनिट कोई दिक्कत नहीं, तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करने रखते हैं, सर हमारा आंसर नहीं मैच करा। बेटा आपका कैल्सी ना बेटा नेचुरल लॉग में ले लो, आप इस लॉग में पुट कर देते हो ना, आपका आंसर नहीं आता है, तो आपका कैल्सी नेचुरल लॉग में होना चाहिए फॉर द करेक्ट आंसर, इसमें रखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। कोई भी इससे मुझे बहस नहीं करेगा, कैल्सी यूज कर लेते हो देन आप नेचुरल लॉग की बजाय आप ये वाला लॉग यूज कर लो, कैसे आंसर देखिए बेटा, आपका आंसर ही नहीं आएगा, राइट ना, यस। तो इसके लिए मैं क्या ही कमेंट करूँ कि मैं आपको क्या मतलब, बच्चे कॉलेज के जैसे बच्चों को समझाते बैठू, यू आर अ स्मार्ट बच्चा ना, यू आर स्मार्ट बच्चा लोग, तो इतना तो समझ लो बेटा। इसके लिए मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा, यस। तो बेटा नेचुरल लॉग यूज करना, ये लॉगरिथमिक वाला नहीं, गेटिंग, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, एंड हम देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या रहेगा, क्या बोला गया हम। तो लेट मी यूज द बेसिकली द डिफरेंट कलर, ओके। The bundle conductor are used in a single in a place of the single conductor. The effective inductance and the capacitance will be, yes। बंडल कंडक्टर यूज करने से मैंने आपको दो एडवांटेजेस बोले थे बेटा, इतना समझ लो। बंडल कंडक्टर यूज करने से होता क्या है, तो बंडल कंडक्टर यूज करने से आपके पास इंडक्टेंस घट जाता है लाइन का, एंड कैपेसिटेंस बेटा आपके पास बढ़ जाता है। इसके बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ, इसके बेसिक में प्रिंसिपल बताता हूँ। बंडल कंडक्टर यूज करने से जो यल का फॉर्मूला है वो क्या रहता है बेटा, 2 × 10⁻⁷ एल एन इंटू जी एम डी अपॉन जी एम आर होता है ना, यस, जी एम डी इंटू जी एम आर, या फिर दूसरा हम फॉर्मूला इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसा भी तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या रहेगा रे बेटा यहाँ पर 2 पाई इंटू एल एन ऑफ जी एम डी अपॉन जी एम आर, हम ऐसे भी बोलते हैं ना, यस। तो अगर हम बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हैं बेटा, तो उसमें आपके पास जीएमडी कम हो जाता है एंड जीएमआर आपके पास बढ़ जाता है, जीएमडी कम हो जाता है जीएमआर बढ़ जाता है, सो दैट आपके पास इंडक्टेंस कम होता है फॉर दी बंडल कंडक्टर, यस। और यही अगर मैं सपोज कैपेसिटेंस के लिए बोलूँ, तो हमने क्या बोला था फॉर्मूले, हम क्या करते हैं, ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा, राइट, सेम चीजों के लिए, और यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर हो जाएगा, यस, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होता है सर एल एन इंटू, यहाँ पर सेम चीज रहेंगी जी एम डी अपॉन जी एम आर होता है।
तो ध्यान से देखना, बंडल कंडक्टर यूज करने से अगेन आप वही बोलोगे सर जीएमडी घट जाएगा, जीएमआर आपके पास बढ़ जाएगा, बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा। ध्यान से देखो ना, जो यल था उसके लिए जीएमडी, अभी मैं लॉग को भी हटा दे रहा हूँ, एंड जीएमआर के लिए इस तरीके जीएमडी लिखना है मुझे यहाँ पर, जीएम डी लिखना है मुझे यहाँ पर, ये जीएमडी एंड ये जीएमआर है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो जीएमडी घट रहा है, जीएमआर बढ़ रहा है, तो उससे यल घट रहा है। बट अगर आप कैपेसिटेंस के लिए देखोगे बेटा, कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले के लिए, तो ये अपोजिट में चल रहा है ना, 1 अपॉन रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब ये घूम के आएगा, तो यहाँ पर जीएमआर बन जाएगा और यहाँ पर जीएमडी बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो अगर जीएमआर बढ़ रहा है, जीएमटी अगर घट रहा है, तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा ना, सॉरी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा ना सिस्टम का। तो इसीलिए मैंने बोला है कि आपके पास सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस घट जाएगा। तो ये भी चीजें मैंने आपको कल ही बताई थी। यस, तो आप क्या बोलोगे, रिस्पेक्टिवली बोला है, तो सबसे पहले इंडक्टेंस आपके पास घट जाएगा, तो डिक्रीज कहाँ पर है बेटा, यस, तो डिक्रीज देखो यहाँ पर है, ये तो बी एंड सी में, एंड इंडक्ट कैपेसिटेंस आपके पास इंक्रीज होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन, हल्के में मत लेना, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया यहाँ पर, ये बोला गया है द फेरेंटी इफेक्ट इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, किसके वजह से फेरेंटी इफेक्ट आपके पास होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग गलत देते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी बहस नहीं करेगा, आप ये मत कमिट करना सर उन्होंने ये बोला था वो बोला था। इसका सबसे बढ़िया आंसर है आपके पास, लाइन कैपेसिटेंस की वजह से बेटा फेरेंटी इफेक्ट आता है। यस, तो सिस्टम में जो लाइन कैपेसिटेंस क्रिएट होता है ना, तो इसकी वजह से फेरेंटी इफेक्ट होता है। फेरेंटी इफेक्ट मतलब क्या, कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से बड़ा होना, और ये भी कब, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, लाइट लोड कंडीशन में, मतलब जब आपके पास लोड बहुत कम होता है, लाइट लोडिंग कंडीशन में होता ही है। यस, एंड कब आपके पास याद रखना, और किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ड्यू टू ड्यू टू लाइन कैपेसिटेंस, लाइन कैपेसिटेंस, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन के कैपेसिटेंस की वजह से होता है, इसे हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। अब यहाँ पर जो चीजें मैंने बता दी है, यही इसका मतलब एक्चुअल रीजन है। और इसको अगर आपको घटाना है, तो आपको लोड याद रखना, इसको अगर आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, हाउ टू ओवरकम, तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको कैसे घटा देंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो सर, शंट में रिएक्टर लगाया जाता है, याद रखना बेटा, शंट रिएक्टर यूज किया जाता है कहाँ पर, एट द लोड साइड, लोड साइड, राइट ना, यस। और ये आपको मैंने बोला भी था, तो आपको कहाँ कौन कौन से सबस्टेशन में देखने को मिलता है, तो 220 किलो वोल्ट वाले सबस्टेशन में, 400 किलो वोल्ट वाले सबस्टेशन में, या तो आपके पास 765 वाले किलो वोल्ट सबस्टेशन में आपको शंट रिएक्टर देखने को मिलेंगे। यस, सबस्टेशन में शंट रिएक्टर या तो ट्रांसमिशन लाइन में शंट रिएक्टर आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसका सही आंसर बेटा लाइन कैपेसिटेंस से याद रखना। यस, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर लाइन कैपेसिटर, लाइन रिएक्टेंस एंड लाइन कैपेसिटेंस भी दिया है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेरे पास आता है, तो इसका आंसर बिल्कुल बी है, सही है। यस, अब ये तो नन्हा सा क्वेश्चन है, बट कभी कभार बार हम इसको गलत भी कर लेते हैं। क्या बोला है, इफ SCSR कंडक्टर हैज द स्पेसिफिकेशन हैज 48:7, ऐसा उन्होंने बोला है, तो ये है क्या, तो इसका मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। जो बड़ा नंबर होता है बेटा, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर होते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर के स्ट्रैंड्स होते हैं, कंडक्टर के स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट ना, स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये जो 7 है, इज नथिंग बट जो हमारे पास स्टील जो होता है ना, स्टील जो हम बीच में यूज कर लेते हैं SCSR में, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेइंफोर्समेंट, जो रेइंफोर्समेंट हम करते हैं ना स्टील की, तो ये आपके पास स्टील के स्ट्रैंड्स होते हैं। यस, स्टील के क्या होते हैं बेटा, स्ट्रैंड्स होते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी प्यारा सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन। यस, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 48 एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड 7 आपके पास स्टील के कंडक्टर। तो देखना, कंडक्टर हैज 7 स्ट्रैंड ऑफ स्टील एंड 48 एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। कभी कभार बार हम ऐसे क्वेश्चन को देखते नहीं और गलत ही कर देते हैं। यस, चलो देन ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है, उन्होंने बोला है द इंक्रीज इन द स्पेसिंग बिटवीन द फेजेस कंडक्टर द लाइन कैपेसिटेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को ना कोई कोई गलती से सॉल्व कर लेते हैं। देखो, लाइन कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है रे बेटा, क्या फॉर्मूला है, तो लाइन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है सर 2 पाई, सपोज मैं फेज का ले रहा हूँ, याद रखना मैं फेज का ले रहा हूँ, तो वो होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एल एन इंटू जी एम डी अपॉन जी एम आर होता है।
और इसी को अगर हम सॉल्व करें बच्चा तो क्या आता है हमारे पास, तो हम बोलते हैं ना 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय यल एन इंटू स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर डी होता है, इसमें हम लेते हैं ओनली आर, राइट ना, यस। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे नहीं बोल सकता कि सर जो सी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर डी के लिए, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए, तो ये घूम जाएगा ना बेटा, घूम जाएगा, तो आप आर के लिए बोल रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, मतलब अगर उन्होंने इसको इंक्रीज करा दिया, मतलब डी को इंक्रीज करा दिया, तो उससे क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस घटेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस आपके पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वहां पर क्या पर है आपके पास ऑप्शन डिक्रीज, कैपेसिटेंस डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए में देखो बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो ये क्वेश्चन कितनी बार हमने बोला है, द इंडक्टेंस कैलकुलेशन व्हाट विल बी द फिक्सटियस रेडियस, फिक्सटियस मतलब हाइपोथेटिकल, फिक्सटियस का मुझे एग्जैक्टली मराठी या फिर मैं बोलूंगा हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है। तो फिक्सटियस मतलब वेरी होने वाली सपोज रेडियस, ऐसा समझ लो, या फिर आप बोल सकते हो इफेक्टिव रेडियस, फिक्सटियस को शायद से आप इफेक्टिव बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। तो फिक्टियस रेडियस या फिर मैं बोलूंगा इफेक्टिव रेडियस जो होता है ना, वो हमेशा 0.7788 इंटू आर होता है, और ये हमने चीज बताई हुई कितनी बार मैंने इसको बोला है, तो ये नंबर तो याद हो गया होगा, तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शन डी रहेगा। ये नंबर तो सभी को याद है बेटा, यस, सभी को, मतलब सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि मैं कल परसों से यही चीज बोलते आ रहा हूँ, यस। एंड देन आगे उन्होंने बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन पूछा है, द SCSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्ट्रीम रेस्पॉन्स हम कहाँ पर यूज कर लेते, तो वो हम यूज कर लेते ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, हम इस तरीके का कंडक्टर यूज कर लेते। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट वन। सेशन में मैंने दूसरी या तीसरी लाइन दी थी प्रीवियस सेशन में, हम ट्रांसमिशन लाइन किससे बनाते हैं, तो SCSR से बनाते हैं, तो मैंने मटेरियल बोला था ना SCSR, तो वहां से ये क्वेश्चन है बेटा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे सेशन, थेरी सेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू यूर न्यू MCQ सेशन, यस। तो इसका आंसर रहेगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर भी ऑप्शन ही रखा हुआ है, मतलब क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर भी बेटा बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, और इसको हम देख लेते हैं क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। यहाँ पर ध्यान से देखना क्या बोला है, बंडल कंडक्टर आर यूज्ड टू, किस लिए हम बंडल कंडक्टर हम यूज कर लेते हैं, तो इट रिड्यूसेस इट रिड्यूसेस द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन, ये बिल्कुल सही, ध्यान से देखना। इंडक्टेंस आपके पास रिड्यूस करा देता है बंडल कंडक्टर, ये बिल्कुल सही है। एंड देन उन्होंने बोला है रिड्यूसेस द बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, नहीं, इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाता है बट कैपेसिटेंस आपके पास बढ़ जाता है, यस, एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर। तो इसके हिसाब से ये रॉन्ग। रिड्यूसेस द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, बिल्कुल रॉन्ग, ये भी नहीं है। रिड्यूसेस द कोरोना एंड लाइन इंडक्टेंस, अब ये बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे मुझे बोलने लगते हैं सर क्या हम इसका आंसर ए एंड ऑप्शन डी लगा दे, तो देखो बेटा ऑप्शन जो ए है ना, लिसन केयरफुली, ऑप्शन ए में भी क्या बोला है, रिड्यूसेस द लाइन इंडक्टेंस, और उन्होंने यहाँ पर तो इंक्लूड किया ना उसको कि लाइन इंडक्टेंस रिड्यूस हुआ है, तो इसको ऑप्शन बोथ ए एंड डी मत टिक करके आना, तो ये ऐसा ही है, बोथ ए एंड बी इन्होंने यहाँ पर ही लगा दिया है, यस। अगर ये चीज ना होती ना यहाँ पर, तब आप बोल सकते सर ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बट उन्होंने ए को तो यहाँ पर इंक्लूड किया ना बच्चा, ए को तो इंक्लूड किया हुआ है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा अब हम इसको बस इस अकेले को लेंगे तो हमारा आधा आंसर सही रहेगा, बट हमें तो पूरे मार्क्स चाहिए, तो हमारा पूरा आंसर सही होने के लिए हमें ऑप्शन डी को ही टिक करना पड़ेगा, सो दैट वहां पर कोरोना भी हम रिड्यूस कर लेते हैं, ये भी हमें पता है कोरोना लॉस, एंड हमारे पास लाइन इंडक्टेंस भी रिड्यूस हो जाता है, तो दिस इज द करेक्ट वन। तो ये आपके पास 100% करेक्ट आंसर है, और ये आपके पास बस 50% आंसर करेक्ट है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना सर ये 100% करेक्ट है और ये 50% करेक्ट है, सो माय काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गो थ्रू द 100% करेक्ट वन आंसर, यस 100% पर जाना है। तो इसका आंसर बेटा ऑप्शन डी सही रहेगा। ए भी सही है बट ए में आधा आंसर सही है, बट डी में पूरा आंसर सही है, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। गेटिंग माय पॉइंट, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है भाई सेल्फ जीएमडी, अब सेल्फ जीएमडी वाले भाई साहब का क्या नाम है दूसरा, कल से हम देख रहे हैं ना, सेल्फ जीएमडी, कोई कमेंट कर सकता है क्या, ये क्या है भाई सेल्फ जीएमडी का दूसरा नाम, सेल्फ जीएमडी, जीएमडी का दूसरा नाम है सर जीएमआर, राइट ना, जीएमडी का फुल फॉर्म कोई बता सकता है, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, डायमीटर नहीं, और जीएमआर का फुल फॉर्म क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, यस। ये उन्होंने बोला है इज यूज्ड टू इवोलेट, किसके लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, तो आप अगर देखोगे तो हमने देखा था ना इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला, जो 2 × 10⁻⁷ ln इंटू जी एम जी, एंड
GMR होता है। यस। एंड कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो 2 × ε0 ε r डिवाइडेड बाय सर Ln इंटू GMD। जी, अरे भाई जी लिखना है, क्या लिख रहे हो? GMD अपॉन GMR। और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कोई इस बात को ये ना लेना, ओके? तो मैं ऐसा अज्यूम करके चलो, भले ये सेशन रिकॉर्डेड है बच्चा, बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं आपके साथ में नहीं हूँ। राइट ना? अभी तो मेरे सामने बस स्क्रीन ही है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन। आप ये शायद से आज या तो कल आपका रिकॉर्ड अपलोड होगा यूट्यूब पर। यस। बट फिर भी मैं ऐसा आपको एहसास कराने देता हूँ कि मैं अभी से ही आपके पास ज्वाइन हूँ। याद रखना, किसी को तो लगेगा कि सर लाइव पढ़ा रहे हैं, मैं लाइव नहीं, ये सेशन रिकॉर्डेड है बेटा। यस। तो उन्होंने ये बोला है कि सेल्फ जीएमडी मेथड हम कहाँ पर यूज कर लेते हैं, मतलब जीएमआर हम कहाँ पर यूज कर लेते हैं? तो बेटा इंडक्टेंस में भी हमारे पास जीएमआर यूज हो रहा है सर, कैपेसिटेंस में भी हमारे पास जीएमआर यूज हो रहा है। मतलब सर सेल्फ जीएमडी सेल्फ जीएमआर हम इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस मेजरमेंट या फिर इवैल्यूएट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, और इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक वाइज बताऊंगा। क्या बोला? कंसिडर द लॉन्ग टू वायर लाइन composed of the solid round conductor। ओके, द रेडियस ऑफ द बोथ कंडक्टर इस आपके पास कितना है? 0.725 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी देयर इज सेंटर से आपके पास कितना है भाई? 1 मीटर का है। अब उन्होंने आगे ये बोला है इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड। अब उन्होंने डिस्टेंस डबल बढ़ा दिया, देन इंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आ जाएगा? यस, डिस्टेंस को उन्होंने दुगना कर दिया है। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस को उन्होंने दुगना कर दिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया होगा तो मैं जस्ट फॉर्मूले से आपको समझाता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। मुझे बताओ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है रे? तो आप बोलोगे सर 2 × 10⁻⁷ Ln इंटू, यहाँ पर जीएमडी होता है ना, चलो एक बार जीएमडी के हिसाब से लिख देते हैं। जीएमडी अपॉन जीएमआर होता है, राइट ना? यस। अब इसको अगर हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर? 10⁻⁷ Ln इंटू, यहाँ पर ध्यान से देखना, जीएमडी मतलब ये हमारे पास दोनों के बीच का डिस्टेंस तो डी रहेगा, एंड रेडियस हमारे पास इफेक्टिव रेडियस आर डैश रहेगा। अब उन्होंने बोला है कि इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, मतलब इस डी को उन्होंने कर दिया भाई दुगना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 × 10⁻⁷ Ln इंटू, अब उन्होंने डिस्टेंस को कर दिया दुगना, मतलब 2 × d हो जाएगा, देन आर डैश। राइट, ऐसा उन्होंने बोला है। देन उन्होंने बोला है कि भाई बताओ कि यल के ऊपर क्या इफेक्ट आ जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा। कोई कोई ऐसा समझ लेता है कि सर डिस्टेंस दुगना किया, तो यहाँ ध्यान से देखना, डायरेक्टली यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है? तो लॉगरिथमिक। मैं बस इस पर ही रख रहा हूँ, 2 × d इतना ही रख दे रहा हूँ मैं बस, याद रखना। तो ध्यान से देखना, अगर ये लॉग वाली टर्म ना होती ना, ये नॉन लिनियर टर्म ना होती, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं सर डी दुगना हुआ है तो हमारे पास यल भी दुगना ही होता। लिसन केयरफुली, डी दुगना हुआ है तो सर यल भी दुगना ही होता। बट बेटा यहाँ पर नॉन लीनियर टर्म है ना, यल इज नथिंग, लॉगरिथमिक इज नथिंग बट नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। ये नॉन लीनियर ऑपरेटर, लॉगरिथम एक नॉन लीनियर ऑपरेटर है। इसकी वजह से हम ये तो बोल सकते हैं सर अगर हमारा डिस्टेंस बड़ा है तो डेफिनेटली डेफिनेटली सर हमारा यल भी बढ़ेगा। बट हम गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि सर अगर हमारा डिस्टेंस दुगना हुआ है तो हमारा यल भी दुगना ही हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्योंकि 2D लॉग के अंदर फंसा हुआ है, और लॉग हमारे पास एक नॉन लीनियर ऑपरेटर है, तो लीनियरली चीजों को चेंज नहीं होने देगा। मतलब डी अगर दुगना हुआ है तो हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई यल भी दुगना ही होगा, तो हम ये तो बोल सकते कि सर यल बढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यल तो बिल्कुल बढ़ेगा सर, बट दुगना नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बोला है इंडक्टेंस आपके पास बेटा इंक्रीजेस होगा बट नॉट ए डबल। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। यस। अब उन्होंने बोला है द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इन द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस। जब भी स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर की बात कर रहा है, मतलब क्या बढ़ा रहा है वो? तो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर का मतलब GMD होता है बेटा। स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर मतलब GMD होता है। अब ये अगर बढ़ा देगा, स्पेसिंग बढ़ा देगा, मतलब GMD बेसिकली वो बढ़ा देगा,
तो उससे आपके पास कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो मैं इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएमडी। अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला तो नहीं लिख के दे रहा क्योंकि आई नो सभी एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी आर हो जाएगा, राइट ना। तो जीएमडी अगर बढ़ेगा तो यल भी आपके पास बढ़ेगा, यस। एंड अगर मैं कैपेसिटेंस के लिए बात करूँ तो ये अपोजिट में चलता है ना, रेसिप्रोकल में चलता है, तो जी एम आर अपॉन जी एम डी की बात की तो आप क्या बोलोगे सर, जी एम डी बड़ा होगा तो यहाँ से यल सी घटा होगा, राइट ना। जैसे जी एम डी बढ़ने से सी घटेगा, तो आप क्या बोलोगे, द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, लाइन इंडक्टेंस इंक्रीजेस होना चाहिए, तो लाइन इंडक्टेंस इंक्रीजेस, लाइन इंडक्टेंस डिक्रीजेस, यस देखो लाइन इंडक्टेंस डिक्रीजेस है बट लाइन इंडक्टेंस इंक्रीजेस, तो ये बिल्कुल सही है। यल डिक्रीज सी डिक्रीज होगा एंड यल बढ़ जाएगा, तो ये आपके पास ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे लगता है बहुत कम क्वेश्चन बाकी है अभी हमारे। ट्रांसमिशन लाइन आर ट्रांसपोर्ट टू, ट्रांसमिशन लाइन हम क्यों ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो इसका मैंने रीजन बताया था आपको। तो एक तो हमारे पास इंडक्टेंस भी कम होता है और दूसरा होता है आपके पास नाइबरिंग जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन होते हैं, फिर उसके ऊपर इंटरफेरेंस भी आपके पास कम हो जाता है, तो मैंने बताया आपको, राइट ना। टेलीकम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस हम कम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन लाइन, राइट ना। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है, इसरो में आया हुआ है, एपी ट्रांसको में आया हुआ है, और ये भी बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन जगह पर ये क्वेश्चन आया हुआ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वी यूज द ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन, तो इसका सही आंसर है इट रिड्यूसेस द लाइन टेलीकम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल करेक्ट वन, राइट ना। यस। देन आपके पास नेक्स्ट आपके पास कंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड कंडक्टर आर प्रेफर टू सॉलिड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, किस लिए हम स्टैंडर्ड कंडक्टर को प्रेफर करते हैं कम एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर, मतलब ऐसा बड़ा वाला एक ही कंडक्टर यूज करने के बजाय ये स्टैंडर्ड कंडक्टर सपोज सॉरी सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, और स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें बहुत सारे हम स्टैंड्स यूज कर ले रहे हैं, बहुत सारे हम ऐसे स्टैंड्स यूज करेंगे, उससे हम कंडक्टर बनाएंगे, एक कंडक्टर बनाएंगे, जैसे कि आपके पास SCSR कंडक्टर होता है। तो उन्होंने ये बोला है कि हम इस तरीके का स्टैंडर्ड कंडक्टर हम क्यों प्रेफर करते हैं रेदर देन सॉलिड कंडक्टर। तो इसका एक पैटर्न होता है, तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इतना पैटर्न नहीं समझाते बैठूंगा। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर हम इसको बोल लेते हैं, और ये सॉलिड कंडक्टर है, ओके सॉलिड कंडक्टर। तो बेटा जब स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करोगे ना तो ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आप इजीली उसको मोड़ सकते हो इधर उधर, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा अगर एक पूरा सॉलिड कंडक्टर यूज कर लोगे तो, यस। एंड आपके पास स्टैंडर्ड कंडक्टर रहेगा तो मोर फ्लेक्सिबल रहेगा, तो आप इसको ट्रांसपोर्ट भी इसी तरीके से कर सकते हो, मतलब मोड़ोगे तो भाई ट्रक में आप इसको बिठा सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको अच्छे से देता है, यस। इससे आप इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, यस। ड्रम में आप इजीली सपोज उसको वाउंड करके आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो ये भी आपको एडवांटेज मिल जाता है इसका। इट मे बी डिजाइन टू हैव अ लार्ज इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस। हम इससे बहुत बड़ा भी कंडक्टर यूज कर सकते हैं, अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर मैं सॉलिड कंडक्टर यूज करूँ एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर अगर मैं यूज करूँ ना बेटा, तो ये डिज़ाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँगा ये फिजिबल चीज़ नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर के बेसिकली अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पर सभी के सभी एडवांटेजेस है, इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो सभी सभी एडवांटेजेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे एक बार, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, इंडक्टेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीजेस, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी अभी मैंने बोला था कि स्पेसिंग बिटवीन द जो जो होता है, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर जो होता है विच इज़ नथिंग बट यूर GMD होता है। अगर GMD को मैं बढ़ा दूँ, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं बढ़ा दूँ तो आपके पास यल बढ़ेगा, यल बढ़ेगा कैसे, अरे बच्चा मैंने अभी अभी बोला ना, यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMD होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GMR होता है, राइट ना। तो अगर मैं GMD को बढ़ा दूँ, मतलब स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर को बढ़ा दूंगा तो मेरा यल बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट ना। यस। और भी कुछ क्वेश्चन है, और इतने सारे क्वेश्चन रखे थे क्या मैंने, चलो क्या बोला है, द बंडल कंडक्टर्स आर मेनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज और ट्रांसमिशन लाइन, हम किस लिए बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। मेनली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली पूछा है मतलब मेजर
मेजर रीजन हमारा क्या होता है, तो हम ज्यादा स्ट्रांग वाला रीजन यहाँ पर ढूंढेंगे कि क्यों हम बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हैं। रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस द कोरोना, यस ये बिल्कुल सही। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, बिल्कुल नहीं। एंड देन रिड्यूस द सैग, नहीं। तो इसका सही आंसर है बेटा आपके पास कोरोना लॉस आपके पास डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम बंडल कंडक्टर यूज कर लेते हैं, राइट ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि शंट रिएक्टर हम कहाँ पर लगाते थे, मैंने बताया था हम क्या कर लेते हैं, जो फेरेंटी इफेक्ट में होता क्या है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है ना। यस, बिकॉज ऑफ ड्यू टू कैपेसिटी इफेक्ट। कब? लाइटली लोडेड कंडीशन में। लाइटली लोड होता है तो लाइन कैपेसिटेंस की वजह से फेरेंटी इफेक्ट होता है। तो ये लाइन कैपेसिटेंस को अवॉइड करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, मैंने बोला था ओवरकम करने के लिए, या फिर मैं इसको बोलूंगा इसको रिड्यूस कराने के लिए हम शंट रिएक्टेंस यूज कर लेते हैं। शंट रिएक्टर यूज कर लेते हैं, तो ये क्या कर लेंगे, तो ये जो वोल्टेज आपके पास बढ़ चुका है ना, तो बेटा तो ये जो वोल्टेज बढ़ चुका है रिसीविंग एंड साइड का, तो ये इस वाले वोल्टेज को ये रिड्यूस कराने की कोशिश करता है। कब? आपके पास लाइट लोडेड कंडीशन में ही, और ये एंड पर लगाया जाता है। यस, ये एंड पर लगाया जाता है, मैंने बोला है एंड पर लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? टू ब्रिंग डाउन द रिसीविंग एंड वोल्टेज एट लाइटली लोडेड कंडीशन। ब्रिंग डाउन मतलब कम कराने के लिए, रिसीविंग एंड वोल्टेज का वोल्टेज कम कराने के लिए कि ड्यूरिंग लाइट लोडेड कंडीशन में हम इसका यूज कर लेते हैं शंट रिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। यस, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपका क्वेश्चन, आपका जो ये मैं बोलूँगा, क्या मैं बोलूँगा भाई, सेशन जो मैंने आपके लिए लिया है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर गलती से मैंने 30 डेज रखे बच्चा, बट यहाँ पर 30 डेज नहीं बाकी है आपके, तो आपके लगभग मेरे हिसाब से 27 डेज ही बाकी है, राइट ना। तो ये गलती से मेरे पास प्रीवियस सेशन की ये स्लाइड रह चुकी है। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 डेज नहीं है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो बेटा, सो दैट मैं जितने भी सेशन लेता हूँ आपको मिल जाएंगे। एंड सेशन अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हो, इवन दो आप लाइक के साथ साथ कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, तो इससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्योंकि जो सेशन में बना रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, एंड वो भी बेनिफिट लेंगे और बिल्कुल हमारे महा ट्रांसको में सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट ना। जिनको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आप जितने भी मैं सेशन लेता हूँ इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, वहां पर आप इजीली ज्वाइन हो सकते हो। एंड विशिंग अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आपके एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से माइंड सेट बनाकर प्रिपरेशन करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही दो, सो दैट आप कोई भी चीज़ें मिस ना करो। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को मिला होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।